अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत में इत्तेहादियों के दरमियान एतबार का फुकदान खुलकर सामने आने लगा है, क्योंकि PTI को शिकवा है कि इमरान खान पर हमले से मुतालिक तहकीकात उनकी मंशा के मुताबिक नहीं है। परवेज इलाही भी JIT से फासला रख रहे हैं ताकि तहकीकात के नताइज तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के मुताबिक न आने पर अपने इत्तेहादी के इल्जामात से बच सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह भी खदशा है कि पंजाब असम्बली की तहलील में परवेज इलाही रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए पार्टी अराकीन को हिदायत की है कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अराकीन मुस्ताफी हो जाएंगे। अब सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि क्या पंजाब गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहा है। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पंजाब की सियासी सूरत हाल सबके सामने है, क्या पंजाब गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहा है? जब मुझे तो आज सरफराज अहमद की बैटिंग बहुत अच्छी लगी, नो डाउट, और बड़े अरसे बाद वापस आए और सेंचुरी की। देखिए, जो सूरत हाल है, अव्वल तो गवर्नर राज के इम्कानात बहुत कम हैं, और अगर गवर्नर राज किसी भी सूरत में लगता है तो वो किसी भी तरीके से PDM के हक़ में नहीं जाएगी बात, वो जाएगी फिर PTI के हक़ में, क्योंकि गवर्नर राज का बाय एंड लार्ज जो तासुर मिलता है वो गैर जमहूरी फ़ैसलों का तासुर मिलता है। गो के आइन में उसकी लिमिटेड गुंजाइश है, ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद, और असम्बली से आपको उसकी अप्रूवल लेनी होती है, इसलिए गवर्नर राज के इम्कानात तो कम हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि PMLQ और PTI के दरमियान एक ख़ास तौर पे आइंदा इलेक्शन के हवाले से अभी तक कोई इत्तेफाक राय हुआ नहीं है। PTI की प्रपोज़ल ये है कि PMLQ मर्ज हो जाए PTI में, और उसमें और एक ही जो है इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़े, लेकिन उस पर अभी कोई फ़ैसला हुआ नहीं है। जहाँ तक एतमाद का वोट लेने की बात है, तो परवेज़ इलाही साहब का कल का बयान जो है बड़ा वाज़े है कि हमने तो, इसका मतलब ये है कि हम गवर्नर के उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर हम ये लेते हैं एतमाद का वोट। तो मेरा ख्याल है एतमाद के वोट लेने में भी कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, और साथ में उन्होंने इसको चैलेंज भी किया हुआ है। तो अब ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के लिए भी फ़ैसला आसान नहीं है कि वो इस तरफ जाएं। तो ये ज़रूर है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फ़ासले बड़े हैं, क्योंकि PMLQ अपना मुस्तकबिल बहरहाल PTI में ही देख रही है, और PTI के साथ ही देख रही है आगे जाके, और उन्हें ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू PDM या PMLN। तो इनका साथ नहीं छूटेगा, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान, शायद ऐन मुमकिन है इमरान खान अपने उस फैसले को रिव्यू करें कि हमें एतमाद के वोट की तरफ जाना, इसकी असम्बलियों की तहलील की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें देखना पड़ेगा कि 11 तारीख को जो लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग होती है इस हवाले से, उसमें क्या फ़ैसला होता है गवर्नर के ऑर्डर के हवाले से। सही। भट्टी साहब, क्या खान साहब अपने फैसलों को रिव्यू करेंगे? और जिस तरह मज़हर अब्बास साहब भी बात करें, और आपकी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर आजकल गहरी नज़र है, आपको क्या लग रहा है, क्या पंजाब गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहा है? इस तरह सियासी सूरत हाल बनने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, आजकल तो पंजाब स्पेशलिस्ट मज़हर भाई हैं, क्योंकि इनके साईं उस्मान बुज़दार दरमियान में बैठे होते हैं हर मीटिंग में, मुतहर्रिक हो गए। इनका उनसे डर, हाँ, इनका उनसे मुतहर्रिक बस इतने ही हुए हैं कि अपने घर से ज़मान पार्क आ जाते हैं और वहाँ से मुतहर्रिक होकर वापस घर चले जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब के वो पिया मन भाई, वो हफीजुल्लाह नियाज़ी हमारे दोस्त भाई कहते होते हैं कि दुल्हन वही जो मन भाई, तो उन इमरान खान साहब को मन भाती है वो। अच्छा, बात बेसिकली ये है कि लास्ट जो हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग हुई थी, जिसमें पंजाब भी था, जिसमें मरकज़ भी था, उसमें अक्सरियत ने कहा था कि हमें असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, और एक अक़लियती ग्रुप ने मुखालफत की थी। बड़ी गर्मा गर्म मुलाकात हुई थी, और फिर उसके बाद सुना जा रहा है कि महमूद रशीद साहब जो सीनियर वज़ीर, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को भी आगाह किया कि मुबारक हो कि असम्बलियाँ नहीं टूटने जा रही। तो उसके बाद दोबारा क्या हुआ है या क्या डेवलपमेंट हुई है इमरान खान साहब के दिल में या दिमाग में, या वो उन्होंने वीटो पावर इस्तेमाल की है, ये एक अलहदा बात है। लेकिन बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और आज भी वही हालात हैं कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें। काफ लीग या चौधरी परवेज़ इलाही को तो एक साइड पे रखें,
दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब का भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वो असम्बलियों के बिल्कुल हक़ में नहीं है कि असम्बलियाँ टूटनी चाहिए। उन्होंने इस पर बड़े वज़नी दलाइल भी दिए आरिफ अलवी साहब को, इमरान खान साहब को, कि क्या गारंटी है कि हम असम्बलियाँ तोड़ दें, तो क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएं। मैं जो पिंडी मुलाकात करके आया था तो उसमें तो यही था कि अगर आपने असम्बलियाँ तोड़ी तो हम 1 साल एक्सटेंड कर देंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे। और मुस्लिम लीग नून की अगर हम हुकूमत आ गई तो फिर क्या होगा, तरक्याती फ़ंड्स का क्या बनेगा। नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे प्रोटोकॉल के साथ जब हम असम्बलियों से बाहर होंगे, और कौमी असम्बली से निकल के हमें नुकसान हुआ, यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। और इसके अलावा हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो पंजाब और KP के हम पे मुकदमे होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। और आप आखिरी बात कि आपकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती कि आप डॉक्टरों ने आपको 4 महीने के लिए मना किया है। पंजाब असम्बलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों के, और तहरीक इंसाफ भी इसमें अक्सरियत साथ है परवेज़ इलाही के, और इस्टेब्लिशमेंट पर दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों का अलग-अलग बयानिया है, दोनों का अलग-अलग मौक़िफ़ है, और दोनों इस पर बात करते रहते हैं। और कल भी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि खुदा का खौफ करें कि अपनी हुकूमत पर ही गरजते बरसते रहते हैं। 25 मई आपको भूल गया है जब फेंटियाँ लगी थी। अच्छा, और फिर एक और भी इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें एक दूसरे पर इत्मीद का फुकदान है, जिसमें अगली इंतखाबात कैसे लड़ने हैं, सीट एडजस्टमेंट्स क्या होंगी, और बाकी चीज़ें क्या होंगी, हमें क्या देंगे जब अगर हम जीत के आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। और लेकिन इसके बावजूद मैं मज़हर साहब के साथ जाऊंगा कि अभी तक इस वक्त तक कोई ऐसा नहीं है कि वो दोनों अलहदा हो जाएं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने बहुत दफ़ा कह चुका है ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में और ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग में कि इमरान खान साहब को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। शरीफों के साथ बैठना बिल्कुल भी नहीं है। हम इनके साथ सियासत करेंगे, खा उसमें खसारा हो या फ़ायदा हो। और मुन्नस इलाही और ये सारा ग्रुप जो है वो इमरान खान के साथ है अभी तक। आखिरी बात भाईजान के यस, आज बड़ा अच्छा फैसला किया है। एतमाद का वोट अभी भी है कि ले भी सकते हैं, और एतमाद के वोट की ये भी क्वेश्चन जारी हैं कि शुजात फार्मूला, जरदारी साहब फार्मूला और फार्मूले के परवेज़ इलाही ना ले सके, कुछ को तोड़ लिया जाए, गैर हाज़िर हो जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन गवर्नर का इकदाम गैर आइनी था। जब असम्बली सेशन जारी थी, जब तरीके अदम एतमाद आ चुकी थी, और कोई हालात भी इस तरह के नहीं थे कि वज़ीर आला कोई हार गए हों या ग्रुप टूट के सामने आ गया, वगैरह वगैरह, तो उस वक्त गवर्नर का गैर आइनी इकदाम था, जिसको हाई कोर्ट ने भी सेकंड नहीं किया। बल्कि हाई कोर्ट में जब गवर्नर के वकील गए, उन्होंने कहा कि इनको कहें अदम एतमाद का वोट लें, तो उन्होंने कहा कि हम इनको बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक। तो लिहाजा वो हाई कोर्ट अदालत ने भी नहीं किया। और आखिरी बात भाईजान, ये इस वक्त भी इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है पंजाब हासिल करना PDM की, और इसके लिए ये एक्सटेंड आखिरी हद तक जाएंगे, खा अपना वज़ीर आला लाएं या गवर्नर राज लगाएं। लेकिन अगर अपना वज़ीर आला लाए तो अदालत में जाएगा और टर्न डाउन हो जाएगा मामला, और अगर तोड़ फोड़ के कुछ किया तो सियासी अदम इस्तेकाम और बढ़ेगा, और हो सकता है फिर मामला अदालत में जाए और फिर इनके हक में फैसला ना आए। ठीक है, इसी मामले पर महमल सरफराज साहिबा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब की क्या राय है, क्या तज़िया है, जानिए इस ब्रेक में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। महमल, आपको क्या लगता है, जो ब्रेक से पहले मज़हर अब्बास साहब भी बात कर रहे थे, इरशाद भट्टी साहब ने भी अपनी राय सामने रखी, पंजाब में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, सिचुएशन है, वो गवर्नर राज की तरफ जा रही है? देखिए मुबश्शिर, एक तो अभी तो फिलहाल गवर्नर राज की तरफ नहीं बढ़ रहे, और दूसरा ये कि जो एलाइज हैं यानी कि PMLQ और PTI जो है, ये भी एक दूसरे की मजबूरी हैं, क्योंकि विदाउट ईच अदर ये हुकूमत नहीं चल सकती। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी जमात ये चाहे कि हमारी हुकूमत चली जाए। पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, वो एक बारगेनिंग चिप की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने यही देखा था कि जब 2 असेंबलियों की तहलील की बात की थी तो वो एक न्यूक्लियर ऑप्शन था, यानी लास्ट रिजॉर्ट था। लेकिन उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि लगता नहीं है ऐसा कि ये चीज होगी, क्योंकि ना तो PMLQ चाहती है और खान साहब के अलावा PTI में हार्डली कोई चाहता है कि जो है वो पंजाब असेंबली या इवन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो। और बल्कि फिर बाद में ये भी बातें सामने आ गई कि नेशनल असेंबली के इस्तीफों पर भी बहुत सारे PTI के अरकान को तहफ्फुजात हैं, और वो उस तरीके से अपने
इस्तीफे जो है वो देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक पार्टी का फैसला था। तो ये देखिए मुबशर, अब जिस तरह JIT की आपने बात की, बाकी चीजें आपने बात की, इसके अंदर हमने देखा है कि PMLQ और PTI के बहुत सारे इख्तलाफात हैं। आपको शायद याद होगा एक मोनस इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया था कुछ अर्सा पहले, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जब हमें कहा गया कि पर्चा कटवाएं और उन नामों के साथ कटवाएं जो हमने कहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप अपना ये SHO ले अपने हल्के का, और मैं 20 मिनट में हम उनको बदल के वजीराबाद का SHO लगा देते हैं और वो ये पर्चा काट दें। तो आगे से खामोशी आई। तो यानी कि PTI के भी किसी बंदे ने ये जो है वॉलंटियर नहीं किया कि वो अपना बंदा लगवाकर और उसी तरह का पर्चा कटवाए जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे हमें मालूम है कि बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं सियासत के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट का एक खास रोल है, किस तरीके से आगे बढ़ना होता है, वो सब है। तो इस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि चौधरी साहब जो हैं वो ही इज नॉट कमिंग स्लो। उनका जो अभी भी रिसेंट बयान भी था, वो जो 25 मई वाला जो भट्टी साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा ये अपना हाल भूल गए, इनकी जबानें निकली हुई थी बिल्कुल, और इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो वो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन है, पंजाब हुकूमत आप लोगों की प्रोटेक्शन है। वो खान साहब को भी पहले ये बात जो है जरा यही बताते हैं कि वो कह चुके हैं कि आपको अरेस्ट कर लेंगे अगर पंजाब से हुकूमत चलेगी और केयर सेटअप आ गया, और खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर ये कर लिया तो आप अगर अरेस्ट होगी तो आपकी प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी और सब कुछ अलग है, और उसके अलावा डेवलपमेंट फंड है। इस वक्त क्यों चाहेंगे परवेज इलाही साहब या PTI कि वो चले जाएं और फिर नून लीग के लिए एक वो खोल दे रास्ता कि वो अपनी हुकूमत पंजाब के अंदर ले आए? तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर करेक्ट करूंगी, वो ये कि जो गवर्नर है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो कभी भी कह सकते हैं, और इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर वो दोबारा कह दें तो वो देखेंगे कि उनको चौधरी साहब लेते कि नहीं, लेकिन फिलहाल वो लेने के लिए अभी तैयार नहीं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का उन्हें इसलिए कहा जा रहा है ताकि वो 11 से पहले जाकर तो वो कहें जी केस निपटा दे, और फिर उसके बाद अगर असेंबली तहलील करने का भी एक उनके पास ऑप्शन हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी साहब ये करना चाहते हैं। ठीक है, परवेज इलाही के ताज़ा बयानात, खान साहब की रीसेंट जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी लम्हा ब लम्हा सामने आती रहती हैं स्क्रीन पर। नियाजी साहब, आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन बनती दिख रही है आपको पंजाब में आने वाले दिनों में? देखिए जी, दो चीजें हैं, जरा इनको थोड़ा सा आपको जो है ना अलग-अलग करके देखना होगा। पहली बात यह है कि आया इमरान खान साहब खुद कन्विंस्ड हैं कि असेंबली को डिसॉल्व होना चाहिए 26 नवंबर। यस, आज वो अपने तौर पर खुद भी कन्विंस नहीं है, और उन्होंने ये बात जो क्लोज अपने सर्कल में जो बात हो रही है वो ये कह रही है कि जी पंजाब असेंबली पहले डिसॉल्व होगी तो नेशनल असेंबली और फिर खैबर पख्तूनख्वा का हम तब सोचेंगे। बल्कि इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले जब ये बिल्कुल शद्दमत से मसला उठाया गया था तो शामिल कुरैशी साहब ने कहा था कि अभी हमारे जो उन्होंने शबूह व शुबात पैदा किए थे कौमी असेंबली से मुस्तफी होने के, तो उसके अंदर भी एक बात इनकॉर्पोरेटेड, उसको ये समझा गया कि शायद शामिल कुरैशी डिफाई करें। नहीं, ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी, उससे तय हो गया था कि कौमी असेंबली का मुस्तफी होना या उसके लिए असर्टिव होना, उस वक्त इसके लिए हम उसको परसू करेंगे जब पंजाब असेंबली जो है उसका मंतकी अंजाम पहुंच जाए। दूसरा सा यह है कि इमरान खान साहब क्लोज सर्कल में और अपने करीबी साथियों के दरमियान कन्विंस्ड हैं कि असेंबली तहलील करना हमारे लिए ज्यादा मसाइल पैदा कर देगा दोनों असेंबली। इवन ये कि इसमें इलेक्शन भी कॉल कर लिएगा, इलेक्शन हो भी गए और इलेक्शन जीत भी गए पर उसके सारी गुड सिनेरियो के अंदर, तो उसके अंदर जो असल बात है कि आया वो जो है कितने फायदे में जाएगा, और फिर साथ ये मान दिया है कि इलेक्शन में आप लूज भी कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में खुद भी वो जो थोड़ा सा उनकी जो डिवाइडेड ओपिनियन उनके अपने दिमाग में इमरान खान साहब के आए हुए है, तो नाचे एक तो इसमें रखे कि जो यकसुई इमरान खान साहब के अपने अंदर होनी चाहिए थी वो इस वक्त नहीं है, जो जिस तरीके से 26 नवंबर करेगी। दूसरे से यह है कि परवेज इलाही साहब का क्या होगा, मत भूलें कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को 2 से ज्यादा मरतबा स्नब कर चुके हैं। मैं लफ्ज कर रहा हूँ स्नब कर चुके हैं, वो एक बुरी तरह टोक चुके हैं, और उन्होंने हर मौके पे ये बल्कि ये तक कहा उन्होंने मार्क बुखारी के साथ में एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती। और जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इमरान खान साहब के साथ, उससे एक दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट कोई मिलने इस्लामाबाद गए थे, हम यहाँ कई दफा डिस्कस भी कर चुके। चुनाचे उसके बाद इंटरव्यू दिया तो उन्होंने यही कहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती। ये बड़े मीनिंगफुल था, मतलब इस तरह जो कि एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है और हम सारे मान रहे हैं, और कोई बंदा इस वक्त
ये नहीं कहता शारक कनैतन के अलावा कि वो किसी तरह मुलव्वस है, जो मौजूदा जो आर्मी क्यादत है या अस्करी क्यादत है। अब इसमें मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ या 2-3 हफ्तों से कि परवेज लाई, पीडीएम की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये असेंबली ना तोड़ने पे और मौजूदा जो हो रहा है खेल, ये खेल है। जैसे मैं और इमरान खान ने कहा था, मैं और डॉक्टर अलवी जो है तौसीए मुलाजमत पे आर्मी की हम खेलेंगे, तो ये खेल खेला जा रहा है इमरान खान साहब को मामूल बनाना, ये बेवकूफ बनाना। क्योंकि उसके अंदर ये जितना कहते रहे, चाहे उसमें रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस और ये और उसमें कोई हैसियत नहीं रही, हम हटा के रहेंगे। इनके ये तीनों एक पेज पे हैं। चुनाचे आप ये सोचें कि असेंबली की तहलील होना ये बड़ी दस्यास है, करीब करीब भी नहीं सोचा जा रहा। और जबकि इमरान खान साहब जो सबसे ज्यादा ठीक है नियाज़ी साहब, आपका वो भी दो सही, आपका जवाब आ गया, कमेंट आ गया। हमने सवाल ये सामने रखा था कि क्या पंजाब गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहा है। तजियाकारों ने अपनी राय दी है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान ने दोहरे इलेक्टोरल फहरिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एमक्यूएम के दलाइल मुस्तरद कर दिए और कहा कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को अपने वक्त पर ही होंगे। सिंध की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एमक्यूएम पाकिस्तान ने दोहरे इलेक्टोरल फहरिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एमक्यूएम के दलाइल मुस्तरद कर दिया और कहा कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को अपने वक्त पर होंगे। और उन्होंने एमक्यूएम के वकील से यह भी कहा कि दोहरे इलेक्टोरल फहरिस्तों का मामला आपने पहले किसी भी फोरम पर नहीं उठाया। उन्होंने एमक्यूएम को जवाब दिया कि वो दोहरे इलेक्टोरल रूल्स पर इलेक्शन नहीं हो रहे। दूसरी जानिब हल्का बंदियां दुरुस्त करने के मुतालबे पर सूबाई वजीर सईद गनी ने एमक्यूएम को जवाब दिया है कि हल्का बंदियां और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। एमक्यूएम को बल्दियाती इंतखाबात पर कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल यह है अपने पैनलिस्ट के सामने कि क्या एमक्यूएम के पास बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट करने के अलावा कोई और हल है या नहीं। इरशाद भट्टी साहब, क्या सवाल किया और किन लोगों का सवाल किया है। लग रहा है कि मिजाइया फिल्म चल रही है, वो छोटू मोटू पतलू मोटू के पता नहीं छोटू मोटू कार्टून चल रहे हैं। यानी ये कैसे लोग हैं कि इनके पास क्या हल है। गवर्नरशिप, वो अभी आया एक इंकशाफात हुए हैं कि इनमें से किसी ने एक ने कहीं फ़ोन करके कहा था कि हमें गवर्नरशिप मिल सकती है, हमें कराची की मेयरशिप मिल सकती है। नहीं मिल सकती, चलो तो फिर हम उधर से जाके ले लेंगे। हट्टी सजाई हुई है, दुकानें लगी हुई हैं और सेल है, सब कुछ। कराची चाहिए, वो कराची जो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, भत्ता ज़दा, तवान ज़दा, कब्रिस्तान बेच दिए, वो कराची दोबारा चाहिए। लंदन की जदादें भी चाहिए, खैर वहाँ तो मुकदमा किया हुआ है, यहाँ भी मुकदमा चल रहा है सियासी, कभी कोई और कभी कुछ। तो अब कर लिया हुन आराम जे इत्तेहाद करके ये जो पीपल्स पार्टी के साथ। और अब ठंड पड़ गई जे। अब जनाब स्पीकर, आपकी एक और तरफ भी तवज्जो दिलानी है। ये मिजाइया फिल्म तो चलती रहेगी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जहाँ बेहतर इनको मिलेगा, बेहतर, चूँकि वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ बाहर है उस से कौमी असम्बली से, लिहाजा ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे थोड़े बहुत शोर के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने नून लीग को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए हतमी शोकाज नोटिस दिया है। उन्होंने एक और भी कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जो जमात अपने इलेक्शन नहीं करा सकती बाकी क्या करेगी। कभी कोरोना का बहाना, कभी कोई और बहाना। अब अगर कुछ हेला बहाना किया तो आपका इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा। अच्छा, मजे की बात है कि नून लीग में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, मगर बादशाह सलामत, बड़े बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब की सवाब के कहने पर छोटे बादशाह सलामत शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहबा को वली अहद मुकर्रर किया अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके। कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, कोई पार्टी का इजलास नहीं बुलाया गया, कोई नहीं किया गया। और सीनियर नायब सदर भी इसलिए बनाया कि पार्टी आइन में है कि सदर बनाने से पहले सीनियर नायब सदर होना ज़रूरी है। अच्छा, और फिर दूसरी बात है कि ना सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि इस मरतबा यौम तसीस भी नहीं मनाया मुस्लिम लीग ने। उन्होंने 3 दिसंबर को उन्होंने कहा छोड़ो ये भी चक्कर, बल्कि अब एक आइन में तब्दीली हो रही है कि नवाज शरीफ साहब को ताहयात कायद बनाया जाए। और बल्कि सलमान शहबाज साहब भी आ रहे हैं पार्टी में,
और उनको भी ओहदे दिए जा रहे हैं। तो यानी अब ये पार्टियां सारी देख लें, जैसे हम कई मरतबा देख, किसी पार्टी में ना जमहूरियत है, ना असल इंतखाबात हैं, ना उनके रवैयों में हैं, और बल्दियाती इंतखाबात से सारे भागते हैं, सब भागते हैं। छेड़ बन गई इनकी बल्दियाती इंतखाबात की, इस्लामाबाद के हों, KPK के हों, पंजाब के हों, कराची के हों, हैदराबाद के हों, सब भागते हैं बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं कराने। और लेकिन जमहूरियत के चूंकि अपना हमें सूट करती है, चोगा पहन के हमने अंदर से हम पूरे बादशाह हैं, सिविलियन डिक्टेटर हैं, और चूंकि जमहूरियत सूट करती है, हमने यही चेहरा रखना है। वो एक पता नहीं क्या हेलोवाइन वाला होता है जिसमें चेहरा बदल जाता है। ये हमसे 75 साल से हेलोवाइन खेल रहे हैं और जमहूरियत की, और हम इनके एंजॉय कर रहे हैं कि यही असली जमहूरियत। भट्टी साहब, आपका कमेंट आ गया। जो पार्टियों में इलेक्शन नहीं करवा सकते, उन्होंने क्या करवाना है, और उन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। थोड़ा बहुत शोर शॉट डालते रहे, गवर्नरशिप ले ली, कराची भी ले ही लेंगे किसी ना किसी तरह। महमल, आपकी क्या राय है? इरशाद भट्टी साहब की राय आपने सुनी। सवाल हमने ये पूछा है कि क्या MQM के पास बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट करने के अलावा कोई और हल है? देखिए मुबशर, बात यह है कि इंतखाबात बॉयकॉट करना तो कोई हल नहीं होता। ये हमने देखा है कि इसका सियासी जमातों को नुकसान होता है, लेकिन बात सिर्फ ये MQM के लिए डिलिमिटेशंस का मसला नहीं है। उनके लिए मसला ये भी है कि ओवर द ईयर्स उनके जो वोट बैंक है वो नीचे ही जाता गया है। 2013 के इलेक्शन में 20 लाख वोट लिया था, 2018 के इलेक्शन में 7,14,000 वोट लिया था, और अभी भी हम मतवातर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं कोशिशें कि सारी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठा कर ले, मर्ज कर ले, उस तरह की वो सारी हमारे सामने अब तो सारी डिटेल्स भी आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका वोट बैंक का एक बहुत बड़ा मसला है। हल तो इसका सिर्फ ये है कि जो PDM में जाते हुए इनसे वादे किए गए थे, इनसे मुआहदे किए गए थे, उसको पूरा करने के लिए ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो दबाव डाले, और अगर ये चीजें सॉल्व नहीं होती तो फिर तो उनके पास शायद यही हल रह जाएगा कि वो हुकूमत छोड़ दें। लेकिन वो भी बात वही है कि कराची के अंदर एक PTI की भी मकबूलियत है, इनका अपना वोट बैंक बहुत नीचे गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इलेक्शंस के अंदर उनको अपनी बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह कामयाबी तो उस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो एक वजह ये भी है, लेकिन हाल सिर्फ यही है कि PDM ने जो इनसे मुआहदे किए थे वो वादे उन्हें पूरे करने चाहिए, वरना इस तरीके की बात उन्हें शुरू में ही इनको क्लियर कर देनी चाहिए थी कि ये हमारी लिमिटेशन है और ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते। सही। और क्या वो मुआहदों पर अमल दरामद होगा भी या नहीं? मज़हर अब्बास साहब की क्या राय है और हफीजुल्लाह नियाजी साहब की क्या राय है, क्या तज़किया है, ये जानते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, आपने राय जानी महमल सरफराज साहिबा की और इरशाद भट्टी साहब की ब्रेक से पहले, और जो मुआहिदों पर अमल दरामद की भी बात की जा रही है, और जो सवाल हमने आप सबके सामने रखा है कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है MQM के पास बल्दियाती इंतखाब के बॉयकॉट करने के अलावा कोई और सोल्यूशन है, कोई और हल है? अच्छा, आपके सवाल पे जो भट्टी साहब का जवाब है उससे मैं कंफ्यूज हो गया था कि कहीं मुस्लिम लीग नून पर तो सवाल नहीं है ये। देखिए, पहली चीज उन्होंने जोड़ दिया था मुस्लिम लीग नून से, सवाल MQM का ही था। पहली चीज़ ये कि मजमूई तौर पे हमारी सियासी जमातों के रवैये गैर जमहूरी हैं। ये इलेक्शन कब होने थे? ये इलेक्शन होने थे 2020 में, पिछली बल्दियाती सेटअप ख़त्म हो गया था। अच्छा, PTI की गवर्नमेंट ने तो और भी कमाल किया था, उन्होंने इलेक्टेड बॉडीज़ ही पंजाब में डिफंक्ट कर दी थी और एडमिनिस्ट्रेटर ले आए थे। तो अगर इलेक्शन 2021 में हो जाता और PTI और MQM मिलके लड़ती वो इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, तो आज MQM ये रोना नहीं रो रही होती। चीज़ ये है कि जब वक्त पर इलेक्शन होने होते हैं तो उस वक्त हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखते, ये सामने रखते हुए हम देखते हैं उसको। ये गलती हुई और वो बस सब ने मिस कर दी। PTI को उस ज़माने में फवाद चौधरी साहब ये कहा करते थे कि ये PTI की गलती थी कि उन्होंने लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो है वो नहीं कराए, फौरी तौर पे करा देने चाहिए थे। तो आज पंजाब में लोकल बॉडीज़ में वो होते उनके बकौल। अब भी इलेक्शन मुलतवी करना एक बहुत ही गैर जमहूरी फ़ैसला होगा। डीलिमिटेशंस हों, सेंसेस हों, ये ज़रूरत है, और सेंसेस और डीलिमिटेशन दोनों में जो रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा गड़बड़ करती रही है। आज से नहीं करती रही है, माजी में भी हुआ है, इससे पहले भी मुशर्रफ साहब के पीरियड में भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है, जनरल ज़ियाउल हक के पीरियड में भी हुआ है। जब लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते थे तो उसमें डीलिमिटेशंस वगैरह में गड़बड़ होती थी, बल्कि उस वक्त तो मेयर के कैंडिडेट्स को या काउंसलर्स को भी अगवा कर लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें रही हैं,
एमक्यूएम क्या करेगी? एमक्यूएम आज अपनी तारीख की वीकेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये इनका इत्तेहाद होता है तो इन्हें लोकल बॉडीज में जाना चाहिए। क्या होगा? मैक्सिमम हार जाएंगे आप, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एक भी यूसी ना मिले। और अब भी अगर पीपल्स पार्टी के साथ आपका एक एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट आप कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूसी जीतने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी दो जमातें मिलके, क्योंकि कोई भी इस चीज़ के इम्कान बहुत ही कम है कि कोई एक जमात क्लीन स्वीप करेगी कराची में। बिल्कुल, इस चीज़ का बहुत कम इम्कान है कि कोई एक जमात क्लीन स्वीप करेगी हैदराबाद में। ये दो कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं कि जहाँ जो दो उस लिहाज से जो अर्बन सिंध की कॉन्स्टिट्यूंसीज उस लिहाज से बनती हैं। वैसे तो मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह इनको भी आप कहते हैं, लेकिन इन दो जगहों पे इलेक्शन होने तो असल चीज़ ये है कि एमक्यूएम के बॉयकॉट का फ़ायदा फिर किसे होगा? अगर एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया तो उसका फ़ायदा या तो पीटीआई को होगा और या जमात इस्लामी को होगा उसका फ़ायदा। तो इस वक्त जो इलेक्शन की रेस में है वो पीटीआई है, वो जमात इस्लामी है और वो पीपल्स पार्टी है। तो एमक्यूएम इस रेस से अगर आउट होती है तो एमक्यूएम अपने आगे सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बिल्कुल नुकसान उठाएगी और ये इत्तेहाद जो बनाने जा रहे हैं इसका भी सियासी नुकसान होगा। एमक्यूएम के सियासी मुस्तकबिल को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी ये राय है। नियाज़ी साहब, आपको भी यही लगता है अगर एमक्यूएम बॉयकॉट करती है तो इसका फ़ायदा किसको होगा? और क्या बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट के अलावा कोई हल है एमक्यूएम के पास? आपकी क्या राय है? हल तो मैं तब दूं जब मैं ये इस बात पे कन्विंस्ड हो जाऊं कि एमक्यूएम बायकॉट कर रही है। मैं कन्विंस्ड हूं कि एमक्यूएम बायकॉट नहीं करेगी। वो बिल्कुल जो एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव है इलेक्शन को मुलतवी कराने का, उसको एक इंतहा पे जूम ले गई है और मजीद इस पे पाँव भरेगी और फाइट आउट करेगी। इलेक्शन कमीशन को चूंकि अभी तक कोई डिसीजन तो नहीं है, आज तो कमेंट्स आए मेरे ख्याल में केस के, तो कोशिश करेगी कि ये मुलतवी हो जाए इलेक्शन। अब अमलन जब ना हुए तो एमक्यूएम ने ये इलेक्शन लड़ने हैं, और ये जो एमक्यूएम जो कुछ कर रही है, जो उनकी आफाक अहमद से कल मुलाकात हुई है, उससे पहले मुस्तफा कमाल से हो चुकी है, फारूक सत्तार साहब ऑन बोर्ड है, और एमक्यूएम अपने वर्कर्स के पास बार बार जाते हैं। ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, ये कोई इख्तिजाज नहीं बताया, ये कह रहे हैं कि इख्तिजाज को साथ मिला रहे, नहीं, तैयारी वो इलेक्शन लड़ने की कर रहे हैं। अलबत्ता वो दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि अगर बायकॉट हो जाए फॉर द टाइम भी, और इतने देर में तरीके साफ को और डट पड़े, उनको इस वक्त कराची में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो तरीके साफ ने उसके साथ शेयर किया है, वो उस पार्टी ने नहीं की, और बाकी कोई जमात इस्लामी है उन्होंने नहीं की। इस्लामी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी को एक्सपेंड किया है, और अपने पुराने जो लोग हैं जमात इस्लामी सिंध में पूरे 3, 4, 5 दहाई है, वो उनका पूरा सिंध के अंदर उनका तूती बोलता था या उनका कब्जा था। एमक्यूएम ने पहले उनसे छीनी, अब जमात इस्लामी थोड़ा सा एमक्यूएम से करेगी, लेकिन असल एमक्यूएम को सब्सटेंटिव जो डेंट डाला है, उनकी जो वोटर्स छीने हैं, वो तहरीक इंसाफ में छीने सही है गलत। तो वो सोच रहे हैं कि अगर हम सारे मिल जाएं तो उसमें क्या हो जाएगा। 8 लाख 6 लाख वोट लिए थे और सबने मिला के 8 लाख लिए थे, और सब मिल जाए एक पे तो 10 लाख ले जाएंगे। तहरीक इंसाफ तो बहुत आगे खड़ी है। अब देखें कि उसमें उनके साथ, जैसे मदर साहब ने कहा कि फिर हो सकता है कि पीएस पार्टी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अभी हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं, फिर उनकी जो जो उर्दू स्पीकिंग एरिया था उनमें तो 12 से पीएस पार्टी मौजूद है। छोटे इलेक्शन होते हैं, ज्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम इलेक्शन भी लड़ेगी। किसी मैं दूसरे सवाल के ऊपर गौर ही नहीं कर रहा हूँ कि उसके पास क्या ऑप्शन है, और ऑप्शन है ही नहीं। और जितना उनको पॉलिटिकल एक्यूमेंट है, चाहे वो इस वक्त पीटीआई जमात है, चाहे उनका प्रेशर है, लेकिन सियासी समझबूझ उनमें बहुत ज्यादा कराची के हवाले से या मदर साहब हम भी जानते हैं या सियासत में एमक्यूएम जानते सबसे ज्यादा। तो इसलिए मदर साहब का भी जो फरमाया हुआ है वही हर पे आकर है, और एमक्यूएम भी जो काम करेगी वो वही करेगी जो होते हैं मकबूल सियासी फैसले होते हैं। इलेक्शन लड़ेगी और इस उम्मीद पे पीटीआई को मार्जिनलाइज कर सकते। ठीक है भट्टी साहब, आप कंक्लूड कर दें इस कॉन्वर्सेशन को। और जिस तरह नियाज़ी साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं और मजहर साहब कह रहे थे कि जी नियाज़ी साहब, चलो ठीक है, करने दें भट्टी साहब। नहीं, भट्टी साहब का भी इनपुट हम जानना चाहेंगे। भट्टी साहब, अगर बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान करती है एमक्यूएम, तो इसका सियासी फायदा फिर किस सियासी जमात को होगा?
देखिए, मुख्तसरन अगर आप बता मज़हर भाई ने वो कहा कि वो मैं माजरत चाहता हूँ, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर के पास हेयरिंग थी ना, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने ही ये नून के बारे में कमेंट्स दिए, तो वो मैंने सुना दिए। माजरत इस पे मज़हर भाई की समय खराशी पे। दूसरी बात ये कि भाईजान हो सकता है ये बाईकाट करे, किसी जमात को फ़ायदा हो। सोचने की बड़ी बात ये है कि कराची का फ़ायदा किस में है? क्या यानी MQM के फ़ैसले में है या दूसरों में है या किसी में है? यकीन करें, कोई भी आ जाए, हो जाए या ना हो, दोनों सूरतों में अल्लाह के फजलो करम से कोई कराची का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ किसी आवाम के फ़ायदे, शहर के फ़ायदे के लिए तो हो नहीं रहा। ठीक, ये तो सारा कुछ अपने लिए हो रहा है। साहब, आपका कमेंट और कराची का फ़ायदा किस में है? देखिए, कराची का क्या, मुल्क का फ़ायदा ही लोकल बॉडीज़, नर्सरीज़ होती हैं। नर्सरीज़ के इलेक्शन अगर आप वक्त पे नहीं कराएंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको 90 डेज़ में इलेक्शन कराने, मुझे समझ में नहीं आती कि रवैये क्या हैं। और दूसरे ये कि सिर्फ MQM का वोटर जो है वो PTI से ज़्यादा TLP में गया है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और TLP लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में ख़ास तौर पे TLP फैक्टर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद MQM को इलेक्शन में जाना चाहिए, और अब इलेक्शन को डिले करने की कोई भी कोशिश और इस तरह की कोशिश MQM अपना सियासी नुकसान करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।